हम सब ने आरबीआई का नाम सुना है, नोट पे लिखा हुआ होता है, गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस में भी बहुत बार मेंशन होता है। बट एक्चुअली में आरबीआई करती क्या है? एक तो सबको पता है कि नोट छापती है। इसके अलावा कभी सुना है आरबीआई में किसी का सेविंग्स अकाउंट है या आरबीआई में किसी ने एफडी करा रखी है? नहीं ना। आइए जानते हैं। हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है जो उस देश के बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करता है, मतलब चलाता है। इंडिया में ये काम आरबीआई करता है। यूएसए में द फेडरल रिजर्व करता है। आरबीआई 1935 में बनी थी, बट तब वो एक प्राइवेट एंटिटी थी। इंडिपेंडेंस के बाद 1948 में सारे प्राइवेट शेयर्स गवर्नमेंट के अंडर ले लिए गए और आरबीआई गवर्नमेंट एंटिटी बनी। आरबीआई में एक गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, जिनका सिलेक्शन एक कमिटी द्वारा होता है जिसका नाम है फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी, और फाइनल अप्रूवल होता है प्राइम मिनिस्टर द्वारा। आप पीएम ही याद रखिए। पहला फंक्शन है करेंसी इशू करना। आरबीआई देश में करेंसी इशू करता है, जैसे 50 रुपी नोट्स, 100 रुपी नोट्स, 500 रुपीज नोट, एक्सेप्ट फॉर कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट, वो गवर्नमेंट करती है। आरबीआई ये भी डिसाइड करता है कि किस अमाउंट की कितनी नोटें बाजार में होनी चाहिए। आरबीआई न्यू नोट्स भी प्रिंट करता है और चाहे तो पुरानी हटा भी सकता है। नवंबर 2016, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कुछ याद है? वो भी आरबीआई के एडवाइस के बाद ही हुआ था। बैंकर टू गवर्नमेंट। आरबीआई गवर्नमेंट को भी शॉर्ट टर्म बेसिस पे लोन देता है और उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, विच इज इक्वल टू रेपो रेट। अब ये रेपो रेट क्या है, आगे देखते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ऑफकोर्स इसकी एक लिमिट है, कितना भी पैसा लोन में नहीं दे सकते हैं। प्रमोशनल रोल्स, लोगों तक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, जिसे फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। फ्रॉड्स को रोकना, अवेयरनेस फैलाना, जैसे सावधान रहें, सतर्क रहें। आरबीआई कहता है अपना ओटीपी पिन किसी के साथ शेयर ना करें। इस टाइप की एक्टिविटीज़ प्रमोशनल रोल में आती हैं। आरबीआई इज बैंकर्स बैंक। अब बहुत बार हमारे बैंक्स को फंड्स की ज़रूरत होती है और ये फंड्स प्रोवाइड करता है आरबीआई। आरबीआई बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है और उस पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है उसे कहते हैं रेपो रेट। करंटली इंडिया में 6.5% चल रहा है। अब बहुत बार हमारे बैंक्स के पास एक्सेस फंड्स भी होते हैं और वो उसे डिपॉजिट करवा सकते हैं आरबीआई में, जिस पे उन्हें इंटरेस्ट रेट भी अर्न होता है, जिसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। करंटली इंडिया में 3.35% है। इसके अलावा आरबीआई बहुत सारे मॉनेटरी मैटर्स पे बैंक्स को एडवाइस भी कर सकता है। कंट्रोलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिटवीन डिफरेंट करेंसीज, लाइक रुपी डॉलर, रुपी पाउंड, इन सब पे आरबीआई नज़र रखता है। वैसे तो ये फ्री मार्केट डिसाइड करता है, बट आरबीआई अपना इंटरफेरेंस करता है ताकि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। देश का फॉरेक्स रिजर्व भी आरबीआई के अंडर ही प्रिजर्व होता है। अभी फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है? बेसिकली एक तिजोरी है जिसमें देश का सोना होता है और बाकी देशों की करेंसीज जैसे डॉलर्स, पाउंड जो हमारे देश में आती है वो सब स्टोर्ड है। करंटली इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में मोर देन $600 बिलियन स्टोर्ड है और फॉरेक्स रिजर्व होल्डिंग की लिस्ट में इंडिया 4th रैंक पर आता है, आफ्टर चाइना, जापान एंड स्विट्जरलैंड। फॉरेक्स रिजर्व किसी भी देश के लिए एक सेविंग्स की तरह है जो क्राइसिस में काम आ सकता है, तो ये जितना ज़्यादा है उतना अच्छा होगा। लास्ट ईयर श्रीलंका में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी वो फॉरेक्स रिजर्व्स कम होने की वजह से ही आई थी। पाकिस्तान भी सिमिलर प्रॉब्लम फेस कर रहा है। 1991 में इंडिया ने भी सिमिलर प्रॉब्लम फेस की थी जब इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ गए थे, और आज धीरे धीरे डेवलप होते हुए इंडिया फॉरेक्स रिजर्व होल्डिंग की लिस्ट में 4th रैंक पर आ चुका है। रेगुलेटर ऑफ बैंक्स। अब बैंक्स जैसे कि प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक, फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, इन सब बैंक्स को रेगुलेट करना, लाइक इनको लाइसेंस देना, न्यू ब्रांच सेटअप करने के लिए परमिशन देना, ऑडिट नॉर्म सेट करना, वीक बैंक को या तो बंद करना या तो उसका मर्जर करना, जैसे येस बैंक का हुआ था, गाइडलाइंस ना मानने पे बैंक्स को पनिश करना, डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को ध्यान रखना, ये सब आरबीआई के काम है। आरबीआई का सबसे इंपॉर्टेंट काम है मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करना। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? ये बेसिकली डिसाइड करती है कि देश में कितना पैसा हो कि देश में इन्फ्लेशन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ, ये सब एक पेस पे चलता रहे और देश ग्रो कर पाए। हमारी करंट मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन के ऊपर डिजाइंड है, मतलब महंगाई के ऊपर डिजाइंड है, जो टारगेट करती है इन्फ्लेशन को 2 to 6% रेट के बीच में ही रखना, विच इज़ कंसिडर्ड गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। अब इसके लिए आरबीआई के पास 2 टाइप के टूल्स हैं, एक है क्वांटिटेटिव और एक है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में बेसिकली आरबीआई या तो बाजार में पैसा डालता है या तो बाजार से पैसा खींच लेता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मान लीजिए देश में 8% रेट पर इन्फ्लेशन चल रहा है। इसका मतलब देश में डिमांड ज़्यादा है, लोगों के पास एक्सेस मनी है और वो उसे स्पेंड कर रहे हैं, जिससे डिमांड बढ़ रही है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब आरबीआई क्या करेगा? उनके हाथ से ये एक्सेस फंड वापस ले लेगा ताकि इन्फ्लेशन वापस नॉर्मल पर आ जाए। अब आरबीआई ये कैसे करेगा? लाइक वो लोन्स पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। जैसे फॉर एग्जांपल होम लोन पे अगर 6% इंटरेस्ट रेट चल रहा था, आरबीआई उसे 8% कर देगा।
जिससे आपका एक्सेस पैसा जो कहीं और खर्च हो रहा था वो इंटरेस्ट रेट भरने में जाएगा और आपके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। ऐसे करते हुए धीरे धीरे इन्फ्लेशन वापस 2 to 6% रेंज में आ जाएगा। और सेकेंड टूल है क्वालिटेटिव, जिसका एग्जाम्पल है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। अब इसमें आरबीआई कहता है कि एक बैंक के पास जितना भी पैसा है लोन देने के लिए, उसका 40% वो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को ही दे सकता है, जैसे एग्रीकल्चर, फार्मर, वीकर सेक्शन या एमएसएमई एंटरप्राइजेस को। इससे होगा ये कि बैंक चाहे तो भी सारे पैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन को नहीं दे सकता और इन वीकर सेक्शंस को उन्हें देना ही पड़ेगा, जिससे उन्हें भी इकोनॉमी में ग्रो करने में फ़ायदा मिलेगा। तो ये थे आरबीआई के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। आई होप अगली बार जब आप आरबीआई सुनेंगे तो आपको मेरे बताए कुछ पॉइंट ज़रूर याद आएंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।